हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फाइनली अपने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि आपको कंप्लीट डाउट सॉल्व हो पाए। अगर चैनल पे नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फाइनली आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक भैया है वो क्या है? नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस। ये क्या होता है? देखो, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस का मतलब होता है आज का प्रोडक्ट, आज का दाम। ये क्या होता है? आज का प्रोडक्ट, पहले का दाम। लेट्स टेक एग्जाम्पल के बिना तो भैया इकोनॉमिक्स समझ में आता ही नहीं अपने को। जैसे कि मान लो मैंने 1000 यूनिट्स नूडल्स बनाया। क्या बनाया? 1000 यूनिट्स मैंने क्या बनाया? नूडल्स बनाया। और एक यूनिट्स नूडल का दाम क्या था? एक नूडल का दाम कितना रखा मैंने? 15 रुपीज। तो मैंने कितना कमाया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 15,000 कमाया। ओके। फिर उसी तरीके से नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस का मतलब मैंने कितना नूडल्स बनाया? 1000 नूडल्स बनाया। लेकिन अभी ये नूडल्स का दाम 15 रुपीज है, लेकिन आज से 1 साल पहले नूडल्स का दाम कितना था? 10 रुपया था। ये मान लो मैंने कितना बेचा बनाया? मान लिया मैं 1200 यूनिट्स मैंने बना के बेचा मार्केट में। यहाँ मैंने 1000 बेचा, यहाँ पे 1200 बेचा। और यूनिट्स मैंने प्राइस किसके हिसाब से लिया? बेस ईयर के प्राइस में। बेस ईयर मेरा कितना था? 10 रुपया था। जो नूडल्स आज मैं 50 रुपीज में मैंने बेचा है, वो नूडल्स आज से 1 साल पहले मैं उसे 10 रुपये में बेच रहा था। तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस। ये हो गया आपका भैया नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस। नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस मतलब आज का प्रोडक्ट, आज का दाम। नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस मतलब आज का प्रोडक्ट, पहले का दाम। अब देखो यहाँ में क्या हो रहा है कि आज का मैंने प्रोडक्ट लिया। आज मैंने कितना बनाया? 1000 यूनिट्स बनाया। एक यूनिट्स का दाम कितना रखा? 15 रुपीज। दैट इज पहले प्राइस 10 था, अभी 15 हो गया, 15। तो ये मेरा हो गया क्या? नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस मेरा कितना बना? 50,000 बन गया। ये कितना हुआ कि इसमें क्या किया मैंने? आज मैंने कितना बनाया? आज मैंने बनाया 1200। ठीक है। लेकिन मैंने दाम क्या लिया? पहले का दाम। पहले मेरे मैगी नूडल्स का दाम कितना था? 10 रुपीज है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया भैया? 12,000। तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। यहाँ में क्या लिखा हुआ? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। मतलब 1 साल के अंदर में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट सामान बनाते हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है। लिखा हुआ ना कि 1 साल के अंदर में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट ने सामान बनाया 1 साल के अंदर में, तो उसे मेजर किया जा रहा है किस पे? करंट ईयर के प्राइस पे। किस पे? करंट ईयर के प्राइस पे। तो करंट ईयर के प्राइस में हम लोगों ने मेजर किया, तो ये बना करंट प्राइस। और हम लोगों ने यहाँ में क्या? 8 रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट ने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए 1 साल के अंदर में, तो उसे मेजर क्या में किया जा रहा है? क्या क्या? करंट ईयर ने, सॉरी यहाँ पे क्या होगा भैया? बेस ईयर। करंट ईयर नहीं, करंट ईयर तो वहां पे होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बेस ईयर के प्राइस में। तो यहाँ पे बेस ईयर देखो, करंट ईयर में बनाया हम लोगों ने 1200 यूनिट और बेस ईयर का प्राइस कितना था? 10। तो यहाँ में कितना हो गया? नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस 12,000। ठीक है। ये हो गया करंट, ये हो गया आपका बेस। अब देखो, पहला बात, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। फिर इट इज नॉट ए गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। बेसिकली नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस को एक अच्छा टूल नहीं माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि देखो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम 15,000 है, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे नेशनल इनकम का 12,000 है। तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पे तो इनकम बढ़ा है तो ये ग्रोथ माना जाएगा, बट रियल में ये ग्रोथ नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखा रहा सर? देखिए यहाँ पे आपका 1000 यूनिट मैंने बनाया और दाम कितना लगा? 15,000। यहाँ पे लेकिन हम लोग का चेंजेस कितना हुआ? यहाँ पे 1200 यूनिट बनाया, लेकिन दाम क्या था? पहले का 10 रुपया, यहाँ में 12,000। मतलब ग्रोथ कब माना जाता है? जब आपका आउटपुट में चेंजेस है। क्या में चेंजेस है दोस्तों? आउटपुट में। क्या यहाँ पे आउटपुट में चेंजेस हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ तो आउटपुट में चेंजेस ही नहीं है, या उल्टा आउटपुट कम बढ़ रहा है लेकिन नेशनल इनकम तो बढ़ा है सर, लेकिन आउटपुट के कारण नहीं बढ़ रहा है, प्राइस के कारण नेशनल इनकम बढ़ रहा है। लेकिन सर यहाँ पे तो आउटपुट बढ़ रहा है और यहाँ पे नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन किसके कारण? आपका आउटपुट के कारण। तो जब भी आउटपुट के कारण नेशनल इनकम बढ़े तो वह अच्छा माना जाता है।
लेकिन प्राइस के कारण बढ़े तो वो अच्छा माना नहीं जाता है। इसलिए जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो अच्छा टूल नहीं माना जाता है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। और ये क्या माना, इट इज ए बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये अच्छा टूल माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्राइस बेस ईयर पे माना है और इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये अच्छा हो गया। फिर इट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंपेयरिंग द इनकम ऑफ द डिफरेंट ईयर। मैंने अर्लियर बताया कि भैया जहां पे प्राइस के कारण, क्या के कारण, प्राइस बढ़ने का कारण, जब प्राइस इंक्रीज के कारण अगर देश का इनकम बढ़ता है तो अच्छा माना नहीं जाता है, उससे कंपैरिजन भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ईयर डिफरेंट प्राइस के कारण चेंजेस हो रहा है। बट इट इज जनरली यूज फॉर द कंपेयरिंग द इनकम्स ऑफ डिफरेंट ईयर। लेकिन इसका यूज किया जाता है डिफरेंट ईयर के मतलब इनकम को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है और प्लस इसमें क्वांटिटी बढ़ता है, इससे कंपैरिजन करना ये अच्छा होता है। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो करंट ईयर प्राइस दैट इज P1 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस को हम P1 P0 बोलते हैं और मल्टीप्लाई बाय द करंट ईयर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, Q1। मतलब दोनों में करंट ईयर का क्वांटिटी है, बट इसमें बेस ईयर का हम लोगों ने प्राइस लिया और इसमें हम लोगों ने करंट ईयर का प्राइस लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। मतलब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट प्राइस। ऐसा क्यों करते हैं सर, बता दीजिए ना, ये भी बताऊंगा ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना। देखो, दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन नेशनल इनकम। देखो, हम लोगों को नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कन्वर्ट करना होता है कांस्टेंट प्राइस, इसलिए करना होता है क्योंकि देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में आ जाता है प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन में प्राइस बढ़ने का कारण नेशनल इनकम को बढ़ रहा है, तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए अपने को इसे कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी के लिए हमको कन्वर्जन करना क्या है, जरूरी है। तो दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्राइस इंडेक्स। द प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शो द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब देखो, सबसे मजा वर्ड आ रहा है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स कि सर प्राइस इंडेक्स क्या है, बताइए ना। प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जो आपको बताता है कि पहले के तुलना में, पहले के कंपैरिजन में प्राइस में कितना का चेंजेस आया है, क्या हाउ मच इंक्रीज इन महंगाई, महंगाई कितना बढ़ा है, प्राइस कितना बढ़ा है, पहले ये सामान का दाम ये था तो अभी इतना कैसे बढ़ा है, इतना कितना बढ़ गया, तो ये बताता है आपका प्राइस इंडेक्स। मतलब प्राइस इंडेक्स मतलब आपको दो टाइम पीरियड्स या तीन टाइम पीरियड कंपेरिजन करके बताता है कि पहले के तुलना में प्राइस अभी कितना बढ़ा है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, देखो यहाँ पे एक छूट गया लाइन, इट इंडिकेट्स वेदर ए राइज और ए फॉल इन द नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इज रियल और नोट। मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि जो इनकम बढ़ा है या घटा है वो रियल में बढ़ा है या घटा है, ये देखने के लिए हमको इसको कन्वर्जन करना पड़ता है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर सम टाइम आपको बोला, देखो अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभी हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, अभी तो हम लोग को कांस्टेंट प्राइस निकालना है ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, कांस्टेंट प्राइस। लेकिन सम क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट प्राइस निकालने नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, करंट प्राइस निकाल के बता। तो बस फॉर्मूला को इधर उधर करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चाहे आपको बोल दिया करंट प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, तो भैया फॉर्मूला को इधर उधर करना है, जैसे कि मैं दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स एट करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और करंट प्राइस इंडेक्स। सर यहाँ में मल्टीप्लाई 100 क्यों है भैया, इंडेक्स नंबर 100 से होता है इसलिए 100 से। एग्जाम्पल, इफ ए प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना है दोस्तों 150, एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना है 1,50,000 करोड़, मतलब 1,50,000 करोड़ है। द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस विल बी, तो बताओ कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है, देखो फॉर्मूला डालना है हमको, क्या निकालना है, नेशनल इनकम एट क्या निकालना है, कांस्टेंट प्राइस, इसका फॉर्मूला डालो। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आपको पता नहीं है, मतलब नेशनल इनकम आपका क्या, नेशनल इनकम हाँ सी प्राइस, कांस्टेंट प्राइस हमको पता नहीं है, लेट सपोज पता नहीं है या तो ऐसे भी पता नहीं है, तो अपने को क्या निकालना है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना है 1,50,000, फॉर्मूला के हिसाब से नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 1,50,000 करोड़ डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स 150 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, करूंगा इससे मल्टीप्लाई 15 से काट दो ना, वन बार में कट गया, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 एकदम 1 0, टोटल 5 0, मतलब 1 लाख आपका क्या आ गया, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब लेट्स
एग्जाम्पल, अगर मान लो तुमको आपको निकालने बोला जाए कि भैया करेंट प्राइस इंडेक्स और निकाल के बता दीजिए ना, तो सिंपल से क्या करना, इस फॉर्मूला को यहाँ रखना, इसको नीचे ला देना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको निकालने वाला है करेंट प्राइस इंडेक्स, तो करेंट प्राइस इंडेक्स ये इधर रखना, और ये आपका यहाँ पे आ गया और ये नीचे डाल देना। जैसे कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो गया, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, इस तरीके से। तो नेशनल इनकम में करंट प्राइस कितना है 1,50,000, नेशनल इनकम में करंट कितना हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर में एक 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 150, कितना हो जाएगा आपका 150, क्योंकि सब तो कट ही गया ना यहाँ पे। एक मिनट फिर से मैं काट के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ 150 है, यहाँ में कितना आपका 1 लाख है। ओके, समझ में आया आपको, यहाँ में 100 है। लेट सपोज 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, इधर में कितना है 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो काटोगे तो 150 था। देखो पहले प्राइस इंडेक्स 150 था, फिर से अब इस फॉर्मूला की हेल्प से भी हम लोगों ने कितना निकाल लिया 150 निकाला। तो इस तरीके से फॉर्मूला को इधर उधर करके नेशनल इनकम में करंट प्राइस भी निकाल सकते हो, ये मैंने बस समझा दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों हम लोग को, अब अपने को बात करना नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड फटाफट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस दोनों का मतलब सेम होता है। नॉमिनल जीडीपी बोलो या जीडीपी एट करंट प्राइस बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। When a GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year, जब हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं देश का करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे, तो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। जब हम लोग जीडीपी निकालेंगे बेस ईयर के प्राइस में, जैसे कि मैंने निकाला था ना अभी नूडल्स में, एक निकाला था मैंने बेस ईयर पे, एक निकाला था करंट ईयर पे। तो करंट ईयर पे निकालूंगा मतलब आज का प्रोडक्ट आज का दाम, तो होगा नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस। और रियल जीडीपी मतलब क्या होगा, when the GDP is given is determined on the basis of price of the base year, मतलब बेस ईयर के प्राइस में निकालूंगा तो होगा आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखो, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ आप लोग कि रियल जीडीपी अच्छा ना नॉमिनल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी क्या था कि रियल जीडीपी में हम लोग कुछ भी चीज जीडीपी निकालते हैं बेस ईयर के प्राइस पे, बट रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में हम लोग देश का जीडीपी निकालेंगे करंट ईयर के प्राइस में। और जब भी करंट ईयर का बात होता है, करंट ईयर के प्राइस की बात होता है, तो करंट ईयर के प्राइस में भैया प्राइस फ्लक्चुएशन क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन काउंट हो जाता है। प्राइस बढ़ जाता है ना तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट हो जाता है। तो याद रखना नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है, करंट आपका हमेशा रियल जीडीपी ही बढ़िया होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, देखो रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी बिकॉज रियल जीडीपी कैन ओनली बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल प्रोडक्शन। रियल जीडीपी में चेंजेस हमेशा क्यों आता है, फिजिकल आउटपुट चेंज होने से रियल जीडीपी चेंज होता है। while the nominal GDP can increase due to increase in the price level, बट आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो क्यों इंक्रीज होता है, प्राइस के बढ़ने के कारण। तो ये तो अच्छा माना नहीं जाएगा, जब भी जहां पे प्राइस के कारण जीडीपी में चेंजेस आ रहा हो जीडीपी अच्छा माना नहीं जाता है। तो बेटर मेजर फॉर देखो रियल जीडीपी इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये इससे कंपैरिजन बहुत इजीली होता है, क्योंकि जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है वहां पे कंपैरिजन भैया चुटकी मजा, क्योंकि आउटपुट में कितना का चेंजेस है फटक से पता कर चलता है। उसके बाद फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन, अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करना तो भैया रियल जीडीपी बढ़िया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों लोगों क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। क्या होता है देखो, एज वी हैव बीन सीन नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन द प्राइस एंड फिजिकल आउटपुट। अर्लियर मैंने आपको समझाया कि जो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें प्राइस भी चेंज होता है और आपका आउटपुट भी चेंज होता है। ठीक है, आउटपुट भी चेंज होता है, प्राइस भी चेंज होता है, मतलब दोनों ही चेंज होता है, दोनों के कारण ही देश का जीडीपी बढ़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड रियल जीडीपी में ओनली क्या चेंजेस होता है, आउटपुट के चेंजेस होता है, सिर्फ आउटपुट के चेंजेस के कारण देश का जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि प्राइस तो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि प्राइस बेस ईयर पे लेना होता है। तो एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, हमको प्राइस चेंजेस के इफेक्ट को हटाना है, इसीलिए टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट, और ये पता लगाना कि रियल में आउटपुट में कितना का चेंजेस आया है। तो भैया किसका यूज करना होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करना होता है, मतलब रियल में आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहा है इकोनॉमी में ये पता करना है तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करना होता है। क्योंकि सभी को पता है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जुड़ा हुआ रहता है, प्राइस चेंज होने के कारण
आउटपुट चेंज होने के कारण नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है या घटता है। रियल जीडीपी में क्या था, आउटपुट बढ़ने के कारण ही रियल जीडीपी में अच्छा कैलकुलेशन होता है, मतलब ये ग्रोथ अच्छा बताता है, ठीक है। और प्राइस इफेक्ट को खत्म करने के लिए नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस आ गया था, प्राइस को खत्म करने के लिए आउटपुट में कितना का चेंजेस हुआ है ये पता लगाने के लिए हमको जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करना होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसको फटाफट एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल इफ ए नॉमिनल जीडीपी इज 15,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी इज 12,000 करोड़, देन हमको कैसे, हमको तो पता लगाना है, क्या पता लगाना है, देखो यहाँ पे लिखा ना, नॉमिनल जीडीपी कितना है 15,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी कितना 12,000 करोड़। जीडीपी डिफ्लेटर पता लगा के बताइए। तो फॉर्मूला क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 15,000 करोड़, रियल जीडीपी 12,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय द 100। तो 2 जीरो किया, 2 जीरो किया, 1 जीरो किया, 1 जीरो, 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो 125 से क्या हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर में चेंजेस, मतलब 125 यूनिट से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, इन द गिवन एग्जांपल वी कैन आल्सो कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, मतलब हम लोग नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। कुछ नहीं करना अपने को, देखो समझना, फॉर्मूला लिखना, हम लोग को बस रियल जीडीपी को यहाँ पे डाल देना है और जीडीपी डिफ्लेटर को नीचे डालना, बस रेसिप्रो इसको इधर कर देना है, ठीक है। जैसे कि देखो जीडीपी रियल, हम लोग को रियल जीडीपी पता लगाना तो यहाँ डाल दो, जीडीपी डिफ्लेटर को यहाँ लगा लो, बस क्वेश्चन को करो हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी अपना 15,000 करोड़ है और जीडीपी डिफ्लेटर आपने कितना निकाला 125 निकाला, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर कितना होगा आपका 12,000 करोड़ हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। अगर देखो लाइक द जीडीपी डिफ्लेटर वी कैन आल्सो एस्टिमेट द जीएनपी दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पता लगा सकते हो, जीएनपी डिफ्लेटर पता लगा सकते हो। कैसे होगा, जीएनपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी रियल जीएनपी मल्टीप्लाई बाय द 100। अब नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मार्क के लिए है क्वेश्चन, ये 6-5 जो भी होगा लपेट लेना। जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। अब देखो मैं आपसे कुछ पहले पूछ लेता हूँ, अगर मान लो किसी एक कंट्री का जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कंट्री में रहने वाले हर लोगों का वेलफेयर हो रहा होगा, वेलफेयर बोलते हैं उन लोगों का भलाई हो रहा होगा, सभी लोगों को काम मिल रहा होगा, लोगों को सैलरी टाइम पे मिल रहा होगा, तो सभी लोगों का वेलफेयर होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ बात होता ही नहीं है, अगर मान लो कि अगर मान लीजिए कि वेलफेयर अगर जीडीपी बढ़ भी रहा है तो सभी लोगों का वेलफेयर होना पॉसिबल नहीं है, तो सर आप बोल सकते हो कि जीडीपी और वेलफेयर सेम नहीं होता है। हाँ दोस्तों, जीडीपी एंड वेलफेयर सेम नहीं होता है। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि लोगों का भी वेलफेयर हो रहा होगा, सभी लोगों को काम धंधा सब मिल रहा होगा, जरूरी नहीं है, होता भी नहीं है, ठीक है। लोग गरीब होते ही, हर कंट्री में गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर कंट्री में अमीर लोग हैं। तो भैया देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का वेलफेयर होता है। तो बोल सकते हो कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं होता है। अब यहाँ पे क्यों नहीं होता, रीजन सब पढ़ेंगे हम लोग। इन जनरल जीडीपी गिव्स ए पिक्चर्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी का पिक्चर कौन बताता है, जीडीपी बताता है। However, it is not a satisfactory measure of economic welfare. ये इकोनॉमिक वेलफेयर का सेटिस्फैक्टरी मेजर नहीं है। जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, पहला रीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। समझना फटाक से 2 मिनट में समझेंगे हम लोग। जैसे कि 3 सेक्टर ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपका टर्सरी, 3 सेक्टर होता है ना। मान लो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण अपना देश का जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर हम लोग का बहुत ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में काम ही नहीं है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, लोगों को जॉब ही नहीं मिल रहा है, लोग काम ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो, इसमें जो लगे उसका ग्रोथ नहीं, उनको सैलरी वेजेस नहीं मिल रहा है। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों को ग्रोथ मिल रहा है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से देश का जीडीपी बढ़ रहा है। इन 2 सेक्टर में लोगों को काम ही धंधा नहीं मिलता है। यहाँ पे तो वेलफेयर हो नहीं रहा है, बस यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है देखने से, क्योंकि जीडीपी यहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों को काम भी यहीं पे मिल रहा है। लेकिन ये दोनों सेक्टर में क्या है, वेलफेयर मिल रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जिस क्योंकि जीडीपी इन सेक्टर के कारण बढ़ ही नहीं रहा है। देखो देश का ग्रोथ कब माना जाता है, जब तीनों सेक्टर का ग्रोथ हो। एक सेक्टर के कारण अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो दूसरे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को तो भलाई वेलफेयर ही नहीं हो रहा होगा। तब बोल सकते हो कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं होता है। अगर एक सेक्टर के कारण देश का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, मतलब बाकी 2 सेक्टर में रहने वाले काम करने वाले लोगों का भलाई वेलफेयर ही नहीं हो रहा है, तो बोल सकते हो जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एन इंक्रीज इन जीडीपी में ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट इन ए पार्टिकुलर
सेक्टर, अगर पार्टिकुलर सेक्टर के कारण आउटपुट या देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इट इज पॉसिबल डेट इंप्रूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेलफेयर। तो भैया दूसरा सेक्टर में काम करने वाले लोग तो मर रहे हैं ना, उनका तो वेलफेयर हो ही नहीं रहा, तो बोल सकते जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट चेंज इन प्राइस, आपको देखो समझना, इफ ए कंट्रीज जीडीपी इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन द जनरल प्राइस लेवल एंड नोट, देखो अगर मान लो पहले हम लोग का जीडीपी था, मान लो 1000 हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे, तो एक प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये था, तो हम लोग कितना कमाते थे 10,000 लेट्स सपोज, ठीक है। उसी तरीके से आज भी 1000 यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग, एक यूनिट का दाम कितना है 15, अभी कितना कमा रहे हैं 15,000। तब बोलो, हम नहीं पूछूंगा आपसे कि बता दो देश का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, आप बोलो कि हाँ सर 15,000 अभी हम लोग कमा रहे हैं, मतलब देश का ग्रोथ हुआ है। लेकिन रियलिटी में देश का ग्रोथ तो हुआ है, मान रहा कि जीडीपी तो भैया बढ़ गया है, जीडीपी इंक्रीज हो गया, बट प्राइस बढ़ने से लोगों का परचेसिंग पावर घट गया या नहीं घट गया। जो लोग पहले 2 यूनिट खरीदते होंगे अभी 1 यूनिट खरीद रहे नहीं खरीद रहे, तो इससे पीपल का वेलफेयर नहीं होता है, लोगों का वेलफेयर नहीं होता है, ठीक है। तो बोल सकते हो कि जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर नहीं होता है। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो रहा है, महंगाई आने से क्या अच्छा होता है, क्या लोगों का भलाई होता है, कभी भी नहीं भलाई हुआ है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इफ ए कंट्रीज जीडीपी इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, तो नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन द फिजिकल प्रोडक्शन। क्या फिजिकल प्रोडक्शन में चेंजेस है भैया, आप बोलोगे फिजिकल प्रोडक्शन में तो सर कोई भी चेंजेस नहीं है। ये मान लो 1000, ये मान लो 2022 का बात है, ये मान लो 2023 हो गया, तो 2022 में हम लोगों ने 1000 बना रहे थे, एक का दाम 10 रुपए था, कितना कमा रहे थे 10,000। अब 2023 हो गया सर, अभी भी 1000 बना, लेकिन दाम बढ़ गया, इसके कारण इनकम बढ़ गया, मतलब नेशनल इनकम बढ़ गया। तो भैया ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है ना। आउटपुट में चेंजेस होने से ग्रोथ माना जाता है, आउटपुट में चेंजेस नहीं मतलब ग्रोथ हुआ नहीं है। तो बोल सकते हो कि प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ सकता है लेकिन वेलफेयर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अब समझना नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऐसा काम जो पैसे के लिए किया नहीं जाता है, लव एंड अफेक्शन के लिए किया जाता है, उसको नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे कि अभी मान लो आप लोग का शादी होगा तो वाइफ आएगी, हाउस वाइफ, ठीक है, तो आपके लिए खाना बनेगी, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा खाना, तो उससे आप खाओगे उसे, तो आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आपका पेट भरेगा, आपको मजा आएगा, आपको मतलब आपके वेलफेयर के लिए अच्छा है। लेकिन क्या उससे जीडीपी देश का बढ़ जाएगा क्या, नहीं होगा ना। अगर आप मान लो कि कोई एक बूढ़ा आदमी है जो उसे रोड क्रॉस करा दोगे, तो इससे वेलफेयर आप अच्छा वेलफेयर आपने वेलफेयर के लिए काम किया आपने, लेकिन इससे क्या जीडीपी बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है। मम्मी लोग जो खाना बना रही है हम लोग के लिए, इससे क्या देश का जीडीपी बढ़ रहा है, नहीं हो रहा। हम लोग के लिए बस लव एंड अफेक्शन के लिए खाना बना रही है, इससे हम लोग का वेलफेयर होगा, लेकिन देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो बोल सकते हो कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के कारण जीडीपी नहीं बढ़ता है, ठीक है। It refers to those actions that do not serve the create money, such as service of housewife, helping elderly person, etc. GDP does not include non-monetary action but affect the economic welfare. देखो इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर आता है लेकिन जीडीपी आता नहीं है। फिर एक्सटर्नलिटीज, अब एक्सटर्नलिटीज समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मस्त पॉइंट है। देखो अगर मान लो इंडस्ट्रीज है, तो मान लो कि आपका एक इंडस्ट्री है, आपने प्रोडक्शन किया, तो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन जितना करोगे देश का जीडीपी बढ़ते जाएगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्री से निकला गया पोल्यूशन, निकला जो भी धुआं, वो इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा नहीं दे रहा है, इसके लिए हम लोग के लिए वो अच्छा है क्या, तब बोलोगे कि ना सर हम लोग के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना पोल्यूशन बढ़ेगा उतना हम लोग का लिए खराब है, क्योंकि बीमारी उतना फैलता है, जितना पोल्यूशन फैलेगा उतना बीमारी फैलेगा। तो इसके लिए आपको कोई देखो, अगर मान लो कि मैं ही इंडस्ट्रीज चला रहा हूँ, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, इसके लिए क्या मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, जो भी मैं आज गंदगी कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, ये गलती के लिए मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा हूँ, इससे वेलफेयर को नुकसान है, बट देश का जीडीपी बढ़ता है, इसलिए बोल सकते हो कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों सेम नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रेफर टू द बेनिफिट्स एंड हार्म कॉज्ड बाय द बिजनेस और इंडिविजुअल फॉर व्हिच दे कैन नॉट बी पनिश। अगर जो भी आज के डेट में हम लोग कुछ भी गंदगी वगैरह फैला रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। जैसे कि पोल्यूशन फ्रॉम द मशीनरी, दिस ट्रांजेक्शन डू नॉट इफेक्ट द जीडीपी, इससे तो जीडीपी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट लार्ज इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी खराब हो रहा नहीं हो रहा है, तो बोल सकते जीडीपी और वेलफेयर सेम नहीं होता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर मान लो देखो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी को पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। देखो व्हेन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द जीडीपी रेट, अगर मान लो पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा और जीडीपी का ग्रोथ कम रह जाएगा, इससे क्या होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा जीडीपी कम हो जाएगा, तो लोगों को इनकम कम हो जाएगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, लोगों को बस खाना नहीं पहुंचेगा। तो पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, इससे जीडीपी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका वेलफेयर में दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है। आपका मान लो आज में पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, जीडीपी कम है, प्रोडक्शन कम हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, खाने वाले लोग ज्यादा
और आपके बनाने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो भैया लोगों का इनकम भी तो घट जाएगा, लोगों को खाना भी तो नहीं मिलेगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सामान का दाम भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है GDP does not take into account the changes in the rate of population growth. When the rate of population growth is higher than the rate of GDP, the availability of goods and service per capita decrease. भैया पॉपुलेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो अवेलेबिलिटी गुड्स का तो कम ही हो जाएगा ना। हाँ, विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक वेलफेयर, इससे इकोनॉमिक वेलफेयर में दिक्कत होने वाला है। फिर लास्ट हम लोग का ये वाला कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब देखो, हायर जीडीपी विल प्रोमोट वेलफेयर ओनली। देखो जीडीपी, हायर जीडीपी वेलफेयर तभी प्रोमोट करेगा जब आउटपुट कॉम्प्राइजेस ऑफ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन, जब बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा अनइसेंशियल गुड्स को बनाया जाएगा। बट अगर मान लो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वार गुड्स डू नॉट लीड टू द डायरेक्ट एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर मतलब आज के डेट में जो भी वार में बनाने वाला सामान, लाइक डिफेंस का बॉम्ब बना रहा है, कुछ भी बन रहा है वार में, आपका गन वगैरह बन रहा है, कुछ भी बन रहा है मतलब, तो उसका कारण अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये तो इकोनॉमी, आपका वेलफेयर हो रहा है कि लोगों का वेलफेयर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीन जीएनपी क्या होता है? देखो ग्रीन जीएनपी का मतलब शुद्ध जीएनपी, एकदम शुद्ध सच्चा जीएनपी। जैसे कि देखो आपने लेट सपोज 10 लाख का प्रोडक्शन किया, आपका मान लो एक कंपनी है, आपके कंपनी में आपने 10 लाख का प्रोडक्शन किया, तो 10 लाख का प्रोडक्शन करने में आप लोगों ने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया होगा, नहीं पहुंचाया होगा? ऑब्वियस पहुंचा होगा। तो 10 लाख का सामान बनाने में लेट सपोज आपने 10,000 का इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, तो इन्वायरमेंट को ठीक करने वाले लोग मार्केट में है या नहीं है? जो इन्वायरमेंट को देखते हैं, इन्वायरमेंट को ठीक करते हैं, पेड़ पौधा ट्री वगैरह लगाते हैं, तो उनको लेट सपोज आपने 10,000 या 20,000 रुपये दे दिया जो आपने नुकसान पहुंचाया। तो हम लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ आपने 20,000 रुपीज का इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तब कितना बचा आपका 9,80,000। डेट इज आपका ये क्या बन गया, ग्रीन जीएनपी। डेट इज ये आपका जो जीएनपी होगा ये एकदम शुद्ध है, शुद्ध है, इसमें कोई भी अपने इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं किया। मतलब इन्वायरमेंट देखो, आप जब भी प्रोडक्शन करोगे तो आप तो इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट आपको आप तो इन्वायरमेंट का क्या करोगे, पोल्यूशन इन्वायरमेंट को करने वाले हो, पोल्यूट करने वाले हो। तो इन्वायरमेंट का जो आपने नुकसान किया, इन्वायरमेंट का जो आपने नुकसान किया, उन नुकसान को जब हटा दोगे ना, ठीक है, उस नुकसान का भरपाई कर दोगे ना, अपने जो भी मॉनेटरी वैल्यू आपका था वो आप दे दोगे, ठीक है, आपने जो भी नुकसान पहुंचा उस पैसा को दे दोगे, तो लास्ट में जो बच जाएगा ना वो आपका जीएनपी बन जाता है। ठीक है, जीएनपी बोले तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ नेशनल वेल्थ दैट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन। इट लीड्स टू द एटू करने, देखो हम लोग अगर ये दे देंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का नेचुरल रिसोर्स लंबा समय तक बचा रहेगा, ठीक है, और इससे लोगों में इक्विटेबल बेनिफिट्स भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होगा। नेक्स्ट आपका प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जितना भी लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं उस सभी का सम टोटल कर देंगे तो प्राइवेट इनकम निकल के आ जाएगा। तो प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। यहाँ पे देखो प्राइवेट इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसमें हम लोग सम टोटल करते हैं फैक्टर इनकम का और ट्रांसफर इनकम दोनों का, दोनों को जब मिला देंगे, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर जो फैक्टर इनकम कमा रहा है और जो ट्रांसफर इनकम कमा रहा है उन सभी को अगर प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्राइवेट इनकम। मतलब प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सेक्टर ऑफ प्राइवेट, ऑल सोर्सेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जब एक प्राइवेट सेक्टर इंडिया में रह के या इंडिया के बाहर से जो भी मेहनत करके या गिफ्ट्स वगैरह मिलके उसको जो भी इनकम हुआ है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, उन सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्राइवेट इनकम। मान लो कि ए का एक फैक्ट्री है, ए का एक कंपनी है, मान लो ए का क्या है, कंपनी है, ठीक है, ए का मान लो कंपनी है, तो ए का कंपनी ने इस साल प्रोडक्शन करके कमाया मान लो 1 CR, कितना कमाया 1 CR, ठीक है, और प्लस बाहर से इतना कितना कमाया 2 CR, मतलब एब्रोड से पैसा कमाया 2 CR, प्लस हमारे गवर्नमेंट ने इसे कुछ आपका इंसेंटिव्स वगैरह दिया, लेट्स सपोज 1 CR गिफ्ट वगैरह दे दिया 1 CR, और प्लस बाहर से भी इसे गिफ्ट वगैरह 1 CR का मिल गया, तो टोटली इसने कितना कमाया 2 + 1 3, 3 + 4 कितना हो गया आपका 5 CR इसने टोटल इनकम कमाया, दैट इज प्राइवेट इनकम। क्या हो गया आपका, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम देखो इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट, ठीक है, मतलब हम लोग जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया में बेचते हैं, प्राइवेट लोगों को बेचते हैं वो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो पैसा कमा के लाते हैं, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो गिफ्ट्स वगैरह मिलता है,
प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट मैं नीचे बताऊंगा। मतलब जब भी गवर्नमेंट को फंड का नीड होता है, पैसा का नीड होता है, तो गवर्नमेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करके पब्लिक से पैसा उठाता है। उस पब्लिक के पैसा के पहले गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देता है ना, तो वो हो गया यहाँ पे नेशनल डेट इंटरेस्ट। प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी तो प्राइवेट सेक्टर को गिफ्ट्स वगैरह मिलता है। सबको अगर प्लस कर देंगे तो प्राइवेट इनकम निकल के आ जाएगा। मतलब प्राइवेट इनकम इक्वल टू इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब समझना, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ द फैक्टर इनकम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ये वाला टू सोर्सेज है प्राइवेट सेक्टर का। पहला बात, इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक ट्रेडिंग। जब हम लोग डोमेस्टिक ट्रेडिंग के अंदर में पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लगा दो, अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर लगा दो, ठीक है। उसके बाद इनकम अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। हम लोग देखो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का आउटसाइड भी तो पैसा कमा के लाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका फैक्टर इनकम दो हो गया, एक हो गया प्राइवेट आपका इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर नेक्स्ट होता है ट्रांसफर इनकम को भी दो पार्ट। ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं अर्न इनकम, ठीक है। इसमें दो पार्ट होता है, देखो आप लोग यहाँ पे, इनकम रिसीव विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इंक्लूड्स द नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी मैं बताऊंगा कि नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट क्या होता है। तो पहला बात, ट्रांसफर इनकम का मतलब विदाउट मेहनत वाला इनकम, जिसके लिए हम लोगों ने कोई सर्विस वगैरह दिया नहीं है। तो ट्रांसफर इनकम में दो चीज आता है। पहला बात है इनकम रिसीव विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और उसके बाद आता है इनकम रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आप लोग क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या होता है? सम टाइम द गवर्नमेंट बोरोज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सम टाइम गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा बोरो करने के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सेविंग बॉन्ड्स पब्लिक को इशू कर देता है इन ऑर्डर टू मीट इस राइजिंग एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट का जब खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट को पैसा का नीड होता है। तो गवर्नमेंट को पैसा का नीड होने के लिए होने के कारण गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पब्लिक को या प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट करता है। तो प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदना स्टार्ट करेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट इस राइजिंग, हो गया। सच डेट्स आर जनरली यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजम्पशन पर्पज। और जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक से उठा रहा है उसको जनरली कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। रोड्स बनाता है, फ्लाईओवर, एजुकेशन फैसिलिटीज को ठीक करता है। हैंस इंटरेस्ट पेड ऑन सच डेट ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम। इसमें जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता है प्राइवेट सेक्टर को, तो इसको ट्रांसफर इनकम माना गया है। फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बहुत कुछ रिसीव प्राइवेट सेक्टर्स को जाता है या लोगों को जाता है, जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट देता है नहीं देता है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट के लिए हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, subsidies etc. such transferred allowance positive, they are one sided and they flow from the government to the private sector। ये one sided मतलब ट्रांसफर मतलब one sided इनकम, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है क्या होता है आपका, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर का मतलब देखो बाहर से भी तुमको गिफ्ट्स वगैरह कुछ रेमिटेंस मिल जाता है, या बाहर में मान लो कि कोई है वो हम लोग को गिफ्ट्स वगैरह भेज देते हैं, या लोगों को प्राइवेट सेक्टर को गिफ्ट्स वगैरह भेज देते हैं, तो वो सभी ट्रांसफर इनकम कहलाता है, ठीक है। तो पहला बार जब भी प्राइवेट इनकम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप लोग, इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, नेशनल डेट इंटरेस्ट एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कर लेना, बात खत्म। उसके बाद ये हो गया, ये अब नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। क्या हो गया भाई, पर्सनल इनकम। लेट्स पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड ड्यूरिंग इन गिवन पीरियड ऑफ। एक साल के अंदर में एक पर्सन या इंडिविजुअल जो भी पैसा कमाता है वो पर्सनल इनकम होता है। मान लो कि मेरा कंपनी था, मेरा कंपनी ने कितना कमाया, सभी सेक्टर से 5 CR कमाए, ऊपर वाला मेरा कंपनी 5 CR कमाया। अब इसमें से मैं कंपनी का टैक्स दे दूंगा, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स में दे दूंगा 1 CR। अब प्लस फ्यूचर के लिए मैं कुछ सेविंग करता हूँ, कंपनी रहने से फ्यूचर के लिए भी सेविंग किया जाता है। तो मान लो 2 करोड़ मैंने कंपनी के लिए सेव कर दिया, अब मेरे पास कितना बचा, 2 करोड़, दैट इज माय पर्सनल इनकम। ये मेरा खुद का इनकम है। अब देखो समझ आना बात, फिर से देखो, फिर से एग्जांपल एक, मान लो कि मैंने टोटल 5 CR कमाए, ऊपर में देखा आपने हर सेक्टर से, गवर्नमेंट से मिला हमको, ट्रांसफर इनकम मिला, प्लस मैंने मेहनत से कमाया, बाहर से कमाया, सब मिला के मैंने कितना कमाया, 5 करोड़। अब इसमें से मैंने क्या किया, सैलरी वैलरी बांट दिया जो भी हो। फिर इसमें से हम लोगों ने क्या किया, टैक्स भैया, गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, मान लो 1 CR का टैक्स दे दिया।
फिर हम लोगों ने कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए मान लो 2 CR को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मेरे पास का नेट 2 बचा ना, नेट इसमें क्या बन गया, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम से हम लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को, मतलब कंपनी का टैक्स को एंड कॉर्पोरेट सेविंग को, कंपनी का सेविंग को माइनस करेंगे तो हम लोग का पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगा। फिर लास्ट हम लोग का टॉपिक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या है दोस्तों, ये समझते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और डीपीआई विच डिनोट्स द अमाउंट ऑफ द इनकम दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू सेव और स्पेंड आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने प्राइवेट इनकम में कितना कमाया, प्राइवेट इनकम मैंने पर्सनल इनकम कितना कमाया, 2 करोड़ रुपया कमाया था। याद ही हो ना, प्राइवेट इनकम मेरा 5 शेयर का था जिसमें मैंने कॉर्पोरेट टैक्स पे किया और कॉर्पोरेट सेविंग किया। उसके बाद मेरे पास कितना बचा, 2 करोड़ लेट सपोज बच गया। अब इस 2 करोड़ से मैं खुद का पर्सनल इनकम टैक्स दूंगा, तो मान लो मैंने 50 लाख का इनकम टैक्स दे दिया और माइनस कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा कि इसमें क्या करूंगा, मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मान लो कि मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे कि फाइन्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, जो गवर्नमेंट ने मुझ पर लगाया था वो दूंगा। फिर मान लो कि घर वर होगा तो गवर्नमेंट से मान लो मैंने लोन लेके रखा, उसका इंटरेस्ट दूंगा, तो ये बीसी पे माइनस होगा। तो मान लो कि ये हो गया 20 लाख का, तो मेरा 1.3 CR हो गया, नहीं हो गया, कितना हो गया आपका, कितना हो गया यहाँ पे, हाँ 1.3 CR। तो ये अब मेरे पास बचा, डेट इज माई पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला है, पर्सनल कंजम्पशन प्लस आपका पर्सनल सेविंग, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसका 2 फॉर्मूला है आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का। 2 फॉर्मूला, एक होगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स, और एक होगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। ये दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आज के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। और जल्दी मैं फाइनेंस का लेकर आऊंगा भाई वीडियो, टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। तो भैया मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।